हाँ तो मेरे भाइयों, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम यहाँ पर इससे आगे एक स्टेप बढ़ने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है उस चीज के बारे में हम आज ये लेक्चर कंप्लीट करने वाले, लेक्चर नंबर 3। इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करने वाले हैं। तो आज की क्लास को बिना किसी बकवास करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला के जो हमारे फर्स्ट टॉपिक्स, ठीक है, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता सकूं। सेकंड स्लाइड में जो है अपने क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला के एप्लीकेशन टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्मूला का। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा किसके इक्वल होगा? जो हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला कन्वर्ट करें उसमें जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक उसमें यूनिट होती है, ये हमेशा दोनों कांस्टेंट होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इसके कुछ एक एप्लीकेशन। जो हमने क्या देखा है एप्लीकेशन में कि वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डायमेंशनल डायमेंशनल डायमेंशंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऐसा यूनिट इनटू डाइंस। 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट करोगे डाइंस में, ये ऐसा यूनिट से डाइंस से सीजीएस यूनिट होगी। न्यूटन क्या होता है? अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम। न्यूटन क्या होता है? केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब जो किलोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? थाउजेंड्स। किससे मल्टीप्लाई करोगे? थाउजेंड्स। अब बाद में क्या है न्यूटन के लिए? मीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड का टाइम तीनों सिस्टम यूनिट्स में सेम ही होता है, तीनों सिस्टम यूनिट्स में सेम ही होता है, अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये जो हमारा जो यूनिट आया है ये ही क्या है? डाइन है। तो 1 न्यूटन इक्वल क्या हो रहा है? 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 डाइन्स। कितने डाइन हो रहे हैं? वो वाली डाइन नहीं, डाइन्स, न्यूटन्स, ये यूनिट है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 जूल को कन्वर्ट करना है, वेयर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर 10 ग्राम 20 मीटर एंड 10 सेकेंड। 2 जूल को कन्वर्ट करोगे आप 10 ग्राम 20 मीटर और 10 सेकेंड। सबसे पहले जूल के बारे में समझते हैं, जूल है क्या। जूल के लिए आप अगर डायमेंशन लिखोगे तो m1 l-2 t-2, l2 t-2। अगर आप इसकी यूनिट लिखोगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मैं ज्यादातर फॉर्मूले यूनिट्स के द्वारा ही सोल्व करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राम है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम में। तो 1/100, 1000 का डिवाइड दोगे तो 1/100 किलोग्राम। ये कितना है? 20 मीटर और ये 10 सेकेंड। दोनों साइड में इक्वल इक्वल होने चाहिए। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 10 अपॉन 100, 20 कहाँ गया रे? किसमें कन्वर्ट करवा? दोबारा देखते। 10 ग्राम, 10 ग्राम तो किलोग्राम से ग्राम में जाओगे तो 100, 1000 का डिवाइड दो,
20 मीटर और 10 सेकेंड। हाँ, ये सेकेंड कहाँ पर था, डिवाइड में, सेकेंड कहाँ पर था, डिवाइड में, डिवाइड में 10 का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया किलोग्राम। 1/100 मल्टीप्लाई 20/100 तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। काट दो जो कट रहा है, 2 का डिवाइड दो 5, क्या वैल्यू आ रही है 100 1/500 केजी अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आप सभी डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, आप नए सिस्टम को डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से जो दूसरा एप्लीकेशन होगा वो ये है क्या, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, जो डायमेंशन होगी वो सही है या नहीं, दोनों साइड में फॉर्मूले में जो डायमेंशन आएगी वो सही है या नहीं, ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, जो हमको फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन जो दे रखा है उसमें, इफ इन ए गिवन रिलेशन टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स हैव द सेम डायमेंशन, अगर दोनों साइड में अगर सेम डायरेक्शन डायमेंशन आ रही है, इसका मतलब वो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो होमोजेनिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, ठीक है। इस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। इस प्रिंसिपल पे बेस हम क्या देखेंगे, एक न्यूमेरिकल, वो क्या है, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन t इक्वल 2π√L/g, कि ये डायमेंशन के हिसाब से सही है या फिर नहीं। तो ये क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, यहाँ पर डायमेंशन t1, लेफ्ट हैंड साइड में तो t1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड के लिए चेक करें तो 2π, ये तो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी 2π। अब बारी आई √L/g, L कौन है, लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम, मीटर, इट मींस L1, जी, जी क्या है, एक प्रकार से एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, L1t-2। अब ये पहले से अपोन में है तो ये लिख लेते हैं L1t-2, इस पूरे की पावर क्या है 1/2, L1 से L1 गया, t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 ऊपर जाती प्लस का 2, पावर इसकी क्या है 1/2, तो क्या आंसर आ रहा है, डायमेंशन t। बोथ साइड, दोनों साइड में मेरे को इसके डायमेंशन क्या मिल रही है, इक्वल मिले, इसके इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, P इक्वल mv/2, mv/2, यहाँ पर P क्या है, मोमेंटम है, m मास है और v स्पीड है, ठीक है। P मोमेंटम के लिए क्या होती है डायमेंशन, m1 L1 t-1, अगर यही डायमेंशन हमको इसकी मिल जाए तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ पर चेक करते हैं 1/2, 1/2 ये तो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मास, मास के लिए m1, स्पीड, स्पीड के क्या होती है L1 t-1, एक जगह करो सभी को, m1 L1 t-1, क्या दोनों मेरे को इक्वली दिख रही है, बोथ साइड दोनों सेम सेम है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हमने क्या देखी, डायमेंशनली करेक्ट, अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जिनमें हमको डायमेंशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है U, P इक्वल cos QT प्लस π/6 दे रखी है, तो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी P एंड Q, इसकी डायमेंशन निकालनी है और इसकी
डायमेंशंस निकालने। कैसे निकालेंगे? एक रूल याद होगा आपको कि बोथ साइड में दोनों डायमेंशन सेम है। अभी जस्ट एप्लीकेशन की है कि दोनों साइड में इनकी डायमेंशन सेम होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। टॉर्क है, इन सब की डायमेंशन सेम होगी। क्या होगी वो डायमेंशन? m1 l2 p माइनस 2। यही डायमेंशन किसकी आएगी? इस पूरे की, इससे पूरे की। अब मेरे को ये पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। वो क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये डायमेंशन आई है किसकी? पोटेंशियल की, वो ही किसकी डायमेंशन होगी? पी की डायमेंशन होगी। एक बात तो ये। सेकंड, जब ये पूरी डायमेंशन लेस है तो इसके अंदर जो एंगल आया, ये भी टोटल, जो पूरा इसको सोल्व करोगे तो टोटल डायमेंशन क्या आएगी इसकी? कुछ नहीं आनी चाहिए। मतलब Q इंटू टी लिखा हुआ है, टाइम मल्टीप्लाई Q। इसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। टी की डायमेंशन क्या है? टाइम T1 1। तो Q के लिए डायमेंशन क्या मिलेगी मेरे को? T माइनस 1। तो आप ऐसे डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। ये क्या है? कोस थीटा क्या है? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए? इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे। क्या? अल्फा इक्वल फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर साइन बीटा टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होता है कमेंट कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है? हमको रिलेशन डेराइव कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं? नया रिलेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, homogeneity of dimension, new relation among physical quantities can be derived if the dependent quantities are known। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो एक दूसरे पर निर्भर है वो हमको पता होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं? उनसे हम नया रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से आपको इतना क्लियर नहीं होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन से। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन से, समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड ऑन द यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, जी पर डिपेंड है, एंड द मास ऑफ द अर्थ, किस पर डिपेंड है? मास पर डिपेंड है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आर, और किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो टाइम है, रिवॉल्यूशन टाइम है, इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इनकी पावर कुछ ना कुछ मैं एक्स वाई और जेड मान सकता हूँ। एक्स वाई जेड मान, अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं और इसकी जगह इक्वल लगाऊं तो एक कांस्टेंट रख लूं, क्योंकि कांस्टेंट क्यों रखा है? अगर इसके मल्टीप्लाई में इस रिलेशन के बीच में अगर कुछ कांस्टेंट आएगा तो वो डायमेंशन से हम फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी एक वीकनेस है। टाइम, इसके लिए क्या आनी चाहिए? डायमेंशन T1, रिवॉल्यूशन टाइम T1। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, मास और रेडियस, इनकी पावर x y और z। मास की क्या होगी? m1, रेडियस के लिए l1। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ये तो पढ़ा होगा, F इक्वल जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? फोर्स की क्या होगी? m1 l1 t माइनस 2, l2 और l, सॉरी,
ये मास है M2L2, L क्या हो गया L3, T-2 और मास M-1, तो M-1L3T-2, ये आप डायमेंशन ऐसे सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में जब हम कंपेयर करेंगे इनको, पहले तो x की पावर मल्टीप्लाई कर दो सबके, M-x, L3x, T-2x, M-y-L-z। अब मल्टीप्लाई में सारी पावर्स सेम, जो बेस है अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, T1, यहां पर इसको डायमेंशन इसको हटा, M की पावर क्या आ रही है -x प्लस y, और L की पावर 3x प्लस z, T की पावर -2x और T की पावर 1। अगर हम दोनों साइड में कंपेयर करें, अगर हम दोनों साइड में कंपेयर करें तो मेरे को क्या मिल रहा है, दोनों साइड को मैं कंपेयर करूं तो T की पावर, तो -2x इक्वल है 1, T की पावर को कंपेयर किया, इधर M की पावर क्या है 0, L की पावर 0 कुछ नहीं है तो 0 पावर है। नेक्स्ट L की पावर 3x प्लस से z, इस तरफ है 0, M की पावर -x प्लस y इक्वल 0। x की वैल्यू क्या मिल रही है यहां से मेरे को -1/2, x की उठाकर यहां पे पुट करो तो z इक्वल क्या मिला 3/2। नेक्स्ट -x, तो -1/2 माइनस माइनस +1, अरे y इक्वल क्या आया x, तो y इक्वल -1/2। ये पावर हम कहां पे पुट करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में रिलेशन था। स्टार्टिंग में जो रिलेशन था वो क्या था, वो ये था, वो ये था, क्या था ये, t इक्वल के g की पावर x, m की पावर y, और क्या दिया था रेडियस, रेडियस की पावर z। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर पुट करो तो t इक्वल के g की पावर x, तो g की पावर -1/2, m की पावर y, y की वैल्यू -1/2, r की पावर 3/2, r की पावर क्या होगी 3/2। ये दोनों पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए क्या करूं मैं, इनको डिवाइड में ले जाऊं, कि r की पावर 3/2, r की पावर 3/2 अपॉन जी एम की पावर 1/2। r का क्यूब है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ r क्यूब, इसकी पावर है 1/2, और दोनों की पावर 1/2 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं r क्यूब अपॉन जी एम, इस पूरे की पावर 1/2, और जब पूरे की पावर 1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख लूं इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। यही क्या मिला हमको नया रिलेशन, किस किस के बीच में, रेडियस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां पर के क्या है कांस्टेंट, के क्या है यहां पर कांस्टेंट, और वास्तव में ये तो हम फिजिकल क्वांटिटी से देखें, रियल में जो वैल्यू होती है, जो रियल में फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल टू पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी एम। तो k की वैल्यू 2 पाई रियल में होती है, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल
quantities. Then dimension of length. Then dimension of length. लेंथ के लिए डायमेंशन निकालिए, किस किस पे डिपेंड है ये, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इनकी पावर सेम जो हमने पहले किया है, इनकी पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z। लेंथ की पावर 1 आ जाएगी। दोनों तरफ डायमेंशन आप इक्वल इक्वल कर दोगे। L1 फोर्स के लिए m1 L2 t माइनस 2, इसकी पावर लिखोगे आप x। एक्सेलरेशन के लिए लिखोगे L1 t माइनस 2, इसकी पावर y, और टाइम के लिए t की पावर 1 z। अब इन पावर्स को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। m की पावर x, L 2x, t माइनस 2x, L y, t माइनस 2y, t z इक्वल क्या है, m0 L1 t0। ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएगी। m की पावर x, L की पावर 2x और प्लस y, t की पावर माइनस 2x माइनस 2y प्लस z। अब क्या करना है, m की पावर 0 L1 t0, पावर को कंपेयर करो। m की पावर x, तो m की पावर x इक्वल क्या आ रहा है, 0, x इक्वल 0। L1 तो 1 इक्वल टू x प्लस y, ये क्या हो गया पूरा 0, तो y इक्वल 1। नेक्स्ट है t की पावर 0, तो 0 इक्वल माइनस 2x माइनस 2y प्लस z, ये पूरा क्या हो गया x 0, माइनस 2y को इस साइड में ले आओ तो z इक्वल 2y, y की वैल्यू 1, तो z इक्वल 2, z की वैल्यू 2। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो रिलेशन था, जो स्टार्टिंग में रिलेशन था, क्या था कि लेंथ इक्वल, एक कांस्टेंट ले लो, फोर्स की पावर x और एक्सेलरेशन की पावर y और z टाइम की पावर z। तो k f x की पावर क्या है 0, एक्सेलरेशन की पावर y 1, टाइम की पावर t स्क्वायर। तो ये फोर्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो L इक्वल तो k a1 t स्क्वायर, तो जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी a t स्क्वायर, a t स्क्वायर। ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, क्या क्या इनकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, in mechanics the formula of for a physical quantity depending one or more three physical quantities cannot be derived। तीन या तीन से अगर ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग काम में ले रहे हैं तो उसका फॉर्मूला आप डेराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको केवल आप चेक जरूर कर सकते हो कि ये राइट है या फिर रॉन्ग है, उसकी एप्लीकेशन में आप उसके करेक्टनेस देख सकते हो ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, this method can be used only if the dependency if of multiplication type, ये हमेशा काम आएगा आपके ओनली मल्टीप्लिकेशन टाइप में, जैसे कि F इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, आप इस टाइप में काम में ले सकते हो। आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सके S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप का आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप डेराइव नहीं कर पाओगे, आप केवल मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड के अंदर ये काम में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी डेराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। क्यों नहीं कर सकते डेराइव, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। और मेरे को ये बताओ, ऐसे 5 लिख दूं, 5 मल्टीप्लाई 1, अब इस 1 की वैल्यू मेरे को क्या पता है कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा लिखी हुई है या फिर कुछ और लिखा हुआ है, डायमेंशन में ऐसे ही तो होता है
कि ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ गई है। तो इस 1 की जगह में डायमेंशन लेस की जगह साइन थीटा या e की पावर x या log x, मेरे को कैसे पता चले? ये आप, इसकी ये सीमा है, इसकी एक कमी है, ठीक है, ये आप इससे डेराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फोर्थ, formula containing more than one term which are added or subtracted like s equal ut plus हाफ जी टी स्क्वायर डेराइव्ड, ऐसे फॉर्मूले को हम डेराइव्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रिलेशन डेराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है 2, 5, 10, 11, जो भी आपका जो डायमेंशन कांस्टेंट है 5 ऐसे 2 पाई, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अभी क्वेश्चन किया 2 पाई, इसका हमको पता नहीं चला क्योंकि इसके लिए हम ओनली क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट। तो हमें इन कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं चल पाएगा इस डायमेंशनल फॉर्मूले को चेक करने के लिए। इफ डायमेंशंस आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटीज मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। इस बात को समझते हैं। जो वर्क है, जो वर्क है, एनर्जी है और टॉर्क है, इन सब की फिजिकल क्वांटिटीज सेम है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब सॉरी, इनकी डायमेंशन सेम होती है, तीनों की डायमेंशन एक ही होती है, m1 l2 t-2, तीनों की डायमेंशन यही होगी। अगर मेरे पास किसी फॉर्मूले में डायमेंशन ये आई तो मैं कैसे बता दूं कि वो वर्क है या एनर्जी है या फिर टॉर्क है? तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, it gives no information whether a physical quantity is a scalar or a vector, scalar or a vector। डायमेंशन फॉर्मूला जो हम डायमेंशन निकाल रहे हैं वो हमको ये नहीं बता पाएगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। जैसे जो एनर्जी है और टॉर्क है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। दोनों के लिए डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन आई और एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो ये हम कभी भी नहीं कह पाएंगे कि जो डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन से जो हम निकाल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा। और इसी के साथ हम आज की इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, इसका देखना है लेक्चर आपको नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।